नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको बीएससी सेकंड जो है उसकी फिजिक्स करवा रहा हूँ और अपने 5वीं यूनिट शुरू कर चुके हैं। यूनिट का नाम है कर्षणिका विकिरण और अपना सेकंड लेक्चर है इस यूनिट का। अपने कुछ परिभाषाएं पढ़ रहे हैं इसके अंदर। कल अपने उत्सर्जन अवशोषण क्षमता देख चुके हैं और एक वर्णीय अवशोषण क्षमता की परिभाषा अपने देख चुके हैं। तो सेकंड अपने जो इसमें परिभाषा आपके दी गई है वो दी गई है उत्सर्जन क्षमता की। तो आज अपने जो परिभाषा देखेंगे वो देखेंगे उत्सर्जन क्षमता की। उत्सर्जन क्षमता, देखिए उत्सर्जन क्षमता का क्या मतलब होता है। उत्सर्जन क्षमता का मतलब होता है नियत ताप पर किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से। अपने क्या बोलेंगे, उत्सर्जन क्षमता नियत ताप पर किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित कुल विकिरणों की प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड सभी तरंगदैर्घ्य की उत्सर्जित विकिरणों की जो मात्रा है वो अपने क्या कहलाती है, उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। प्रति सेकंड सभी तरंगदैर्घ्य की सभी तरंगदैर्घ्य का मतलब हो गया 0 से लेकर के अनंत तक जो भी अपने पास में तरंगदैर्घ्य है उस तरंगदैर्घ्य की अपने बात करनी है। 0 से लेकर के अनंत तरंगदैर्घ्य की उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा जो है वो अपने क्या कहलाती है, उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। तो आप लोग बोल सकते हो नियत ताप पर किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड सभी तरंगदैर्घ्य की उत्सर्जित कुल विकिरण जो है वो अपने क्या कहलाती है, उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। ठीक है, उसे अपने क्या कहते हैं, उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। और इसे अपने किससे लिखा जाता है, इसे अपने लिखा जाता है स्मॉल ई से प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल ई से प्रदर्शित किया जाता है। तो अपने इसे अगर आपसे पूछे कि इसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो इसे स्मॉल ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर आपको इसका मात्रक पूछे तो अपने इसका मात्रक जो है वो वाट पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं। इसका मात्रक अपने क्या लिखते हैं, वाट पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं। अगर मात्रक आपसे पूछे तो याद रख लेना भी वाट पर मीटर स्क्वायर क्या है, इसका एक मात्रक है। अपने आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पेक्ट्रमी या वर्णक्रमी उत्सर्जन क्षमता की। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है स्पेक्ट्रमी या वर्णक्रमी उत्सर्जन क्षमता। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब स्पेक्ट्रमी या वर्णक्रमी उत्सर्जन क्षमता हो या अवशोषण क्षमता हो, जब स्पेक्ट्रमी या वर्णक्रमी की बात कर दी जाती है तब आपको सभी तरंगदैर्घ्य नए लेकर के एक निश्चित तरंगदैर्घ्य की प्रास लेनी होती है जो लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा होती है। ठीक है, अब अपने सभी तरंगदैर्घ्य के लिए नए लिख के एक निश्चित तरंगदैर्घ्य प्रास के लिए इसे लिखेंगे। तो अपने बोलेंगे इसे यदि नियत ताप पर, अपने क्या बोलेंगे इसे, अपने बोलेंगे यदि नियत ताप पर किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से, नियत ताप पर किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड, और सभी की जगह आपको क्या लिखना है, लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा लिखना है। ठीक है, आपको क्या लिखना है, लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंगदैर्घ्य प्रास की उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा यदि कितनी हो, डी क्यू लैम्डा हो। कितनी हो, डी क्यू लैम्डा हो। तो डी क्यू लैम्डा तथा डी लैम्डा का अनुपात जो है उसे अपने क्या कहते हैं, उसे अपने कहते हैं स्पेक्ट्रमी या वर्णक्रमी उत्सर्जन क्षमता। ठीक है, आप लोग बोल सकते हो कि नियत ताप पर किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंगदैर्घ्य प्रास में उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा और डी लैम्डा जो है उसका अनुपात जो है वो अपने क्या कहलाता है, वो अपने कहलाता है
स्पेक्ट्रमी या वर्णक्रमी उत्सर्जन क्षमता। जैसे उत्सर्जन क्षमता को अपने किससे लिखा था, ई से लिखा था, उसी प्रकार स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता जो है इसे अपने किससे लिख देते हैं, ई लैम्डा से प्रदर्शित कर देते हैं। यहाँ आप लोग देखोगे कि ये जो ई लैम्डा अपना है, ये ई लैम्डा किसके बराबर है, ये डी क्यू लैम्डा अपॉन डी लैम्डा जो है उसके बराबर है। किसके बराबर है, डी क्यू लैम्डा अपॉन डी लैम्डा के बराबर है। अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हो तो ये टर्म जो आपकी ये प्राप्त हो जाती है ई लैम्डा और डी लैम्डा। कितनी प्राप्त हो जाती है, ई लैम्डा और डी लैम्डा। और अगर इस टर्म का आप लोग जीरो से लेकर के अनंत तक क्या कर देते हो, समाकलन कर देते हो, तो जीरो से लेकर के अनंत तक इसका समाकलन करने पर जो टर्म आप लोगों को प्राप्त होती है वो किसके बराबर प्राप्त हो जाती है, वो ई के बराबर मान जो है आपका प्राप्त हो जाता है। क्योंकि यहाँ आपने क्या बोला है, यहाँ आपने एक फिक्स तरंग दैर्ध्य की बात की है, जैसे लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग दैर्ध्य जो है उसका मान आपने लिया है। परंतु जब अपने इसकी बात करते हैं, यहाँ अपने ई लैम्डा और डी लैम्डा की बात करते हैं, अपने तरंग दैर्ध्य प्रास को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। और अगर इस टर्म का अपने समाकलन कर दें जीरो से लेकर के अनंत तक, तो अपने ये जो टर्म है यहाँ भी अपने देख सकते हो उत्सर्जन क्षमता के अंदर अपने लिखा था जीरो से अनंत तक, तो इसका जीरो से अनंत तक समाकलन करने पर आपको क्या मिल जाता है, आपको ई का मान मिल जाता है, जो उत्सर्जन क्षमता है उसका मान जो है वो आपको प्राप्त हो जाता है। तो दोनों परिभाषाएं आज जो अपने पढ़ी है, एक तो पढ़ी है उत्सर्जन क्षमता की, उत्सर्जन क्षमता के अंदर अपने किसकी बात की, इसके अंदर अपने बोला है नियत ताप के लिए और एक निश्चित समय की बात की है, प्रति सेकंड की बात की है और एकांक क्षेत्रफल की बात की है। तो उत्सर्जन क्षमता के अंदर तो अपने ये बात बोली है कि प्रति सेकंड सभी तरंग दैर्ध्य की जो विकिरणें उत्सर्जित हो रही है उनको अपने क्या कहते हैं, उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। परंतु जो स्पेक्ट्रमी और वर्णक्रमी है इसके अंदर अपने लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग दैर्ध्य प्रास को फिक्स कर दिए और अपने बोला है कि नियत ताप पर प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल से लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग दैर्ध्य प्रकाश की उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा डी क्यू लैम्डा और जो तरंग दैर्ध्य प्रास है डी लैम्डा उसका जो अनुपात है उसे अपने क्या कहा जाता है, उसे अपने कहा जाता है स्पेक्ट्रमी या वर्णक्रमी उत्सर्जन क्षमता। ठीक है, इसके अंदर अपने निश्चित तरंग दैर्ध्य प्रास जो है डी लैम्डा उसे रख दिया है। तो ये अपने पास में क्या आ जाता है, स्पेक्ट्रमी या वर्णक्रमी की उत्सर्जन क्षमता की परिभाषा आ जाती है और अपने इसे फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं ई लैम्डा बराबर डी क्यू लैम्डा अपॉन डी लैम्डा। और जब अपने इसे सोल्व करते हैं तो डी क्यू लैम्डा किसके बराबर, ई लैम्डा और डी लैम्डा के बराबर प्राप्त होता है। और अगर अपने इसका समाकलन कर दें जीरो से लेकर के अनंत तक, तो स्मॉल ई का मान आपको मिलता है जीरो से अनंत ई लैम्डा और डी लैम्डा। ये हमारे पास में क्या है, स्पेक्ट्रमी या वर्णक्रमी उत्सर्जन क्षमता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, सभी परिभाषाएं आप लोग अच्छे तरीके से अपनी बुक से पढ़ लेना, उन्हें याद भी रखना। आपको 1.5 नंबर का जो आपका पोर्शन आता है ए सेक्शन वाला या जितने भी नंबर का आपका आता है उसके अंदर आपको परिभाषा जो है वो पूछी जा सकती है। एक दो परिभाषा अपनी इसके अंदर और बचती है, जैसे उत्सर्जकता की अपनी परिभाषा बच जाती है और ऊर्जा घनत्व की बचती है और एक अपने ऊर्जा फ्लक्स की भी परिभाषा बचती है। तो उसे देखिए अपने किस प्रकार लिखेंगे। एक तो उत्सर्जकता आता है जो अपने पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता और कर्षणिका जो है उसकी उत्सर्जन क्षमता के अनुपात के बराबर आता है। और एक अपने इसके अंदर पढ़ेंगे ऊर्जा घनत्व के बारे में, जो अपने एकांक आयतन के लिए किसी बिंदु के चारों ओर ऊर्जा के बराबर आएगी। तो सबसे पहले अपने इसके अंदर पढ़ते हैं उत्सर्जकता के बारे में कि उत्सर्जकता जो है वो क्या होती है। उत्सर्जकता, तो उत्सर्जकता का मतलब है अपने किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा। किसी पृष्ठ के अपने लिखेंगे, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा। अपने उत्सर्जकता की परिभाषा जब लिखेंगे तो अपने क्या बोलेंगे, अपने बोलेंगे किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा, कुल मात्रा की बात करें। इसका मतलब अपने बात कर रहे हैं किसी पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता की तथा समान परिस्थितियों में, तथा समान परिस्थितियों में, तथा समान परिस्थितियों में कर्षणिका के
एक एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा तथा समान परिस्थितियों में कृष्णिका के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? इसका अनुपात जो है वो पृष्ठ की उत्सर्जकता कहलाता है। इनकी मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? पृष्ठ की उत्सर्जकता जो है कहलाता है, पृष्ठ की उत्सर्जकता कहलाता है। ठीक है, सीधा सीधा आप लोग ये बोल सकते हो कि किसी पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता अनुपात में कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता दोनों क्या कहलाता है? उत्सर्जकता कहलाता है। दोनों का अनुपात जो है वो क्या कहलाता है? उत्सर्जकता कहलाता है। उत्सर्जकता जो है उसे अपने ER से लिखा जाता है। ठीक है, इसे अपने किससे लिखा जाता है? ER से लिखा जाता है। उत्सर्जकता इसे अपने किससे लिखते हैं? ER से लिखते हैं। और उत्सर्जकता का जो फॉर्मूला है वो अपने पास में क्या होता है? उत्सर्जकता का अपने पास में फॉर्मूला होता है पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा। पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा। और अपॉन में अपने क्या लिखते हैं? अपॉन में अपने लिखते हैं समान परिस्थितियों में कृष्णिका के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा। ठीक है, ये अपने क्या होता है? उत्सर्जकता ER का फॉर्मूला होता है। इसे अगर अपने शॉर्ट में लिखना चाहें तो शॉर्ट में अपने सीधा लिख सकते हैं पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता अपॉन कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता। यानी अगर अपने इसे शॉर्ट में लिखना चाहें तो सीधा क्या लिख सकते हैं? अपने लिख सकते हैं पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता अपॉन कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता। दोनों का अनुपात जो है वो क्या कहलाता है? दोनों का अनुपात अपने कहलाता है उत्सर्जकता। ठीक है, और इसके अलावा अगर अपने मात्रक और विमा की बात की जाए, मात्रकों की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हो कि उत्सर्जकता जो है ये किस प्रकार की राशि है? एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें ऊपर भी उत्सर्जन क्षमता आ रही है और अपॉन में जो राशि लिखी गई है वह भी क्या आती है? उत्सर्जन क्षमता आती है। सीधा सीधा ER जो उत्सर्जन क्षमता जो है इसे आप लोग लिख सकते हो ER बराबर E अपॉन कैपिटल E। यहाँ स्मॉल e जो है, स्मॉल e क्या है? स्मॉल e कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता है और कैपिटल E जो है वो क्या है? स्मॉल e जो है वो पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता है और कैपिटल E जो है वो क्या है? वो कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता है। तो स्मॉल e अपना पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता और कैपिटल E जो है वो किसकी उत्सर्जन क्षमता है? कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता है। किसके बराबर है? E लैम्डा के बराबर है। यानी पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता और कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता दोनों का अनुपात अपने ये जो उत्सर्जकता जो है इसके बराबर आता है। उत्सर्जकता एक इंपॉर्टेंट परिभाषा में से आती है, तो उत्सर्जकता की परिभाषा आप लोग जरूर याद रखना। नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं ऊर्जा घनत्व की ओर। ऊर्जा घनत्व अपना क्या होता है? तो ऊर्जा घनत्व देखिए,
नेक्स्ट अपने पास में जो परिभाषा आती है वो आती है ऊर्जा घनत्व की। ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है ऊर्जा घनत्व। नेक्स्ट परिभाषा अपनी ऊर्जा घनत्व का मतलब है आकाश में स्थित किसी बिंदु के चारों ओर एकांक आयतन में विद्यमान ऊर्जा। आकाश में स्थित किसी बिंदु के चारों ओर एकांक आयतन में स्थित ऊर्जा जो है वो क्या कहलाती है? ऊर्जा घनत्व कहलाती है। ठीक है, एकांक आयतन में स्थित ऊर्जा जो है उसे अपने किस नाम से जाना जाता है? ऊर्जा घनत्व के नाम से जाना जाता है और इसे अपने स्मॉल यू से लिखा जाता है। यानी आकाश में स्थित किसी बिंदु के चारों ओर एकांक आयतन में स्थित ऊर्जा क्या कहलाती है? ऊर्जा घनत्व कहलाती है। और अपने इसे किससे लिखा जाता है? इसे स्मॉल यू से लिखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपने किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य प्रास की बात कर लें तो उसे जाना जाएगा स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व के नाम से। अगर अपने पूछे कि स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व क्या है? स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व, तो ये आप लोग बोल दोगे कि किसी एकांक आयतन में निश्चित तरंगदैर्घ्य प्रास, आप लोग क्या बोल दोगे? किसी एकांक आयतन में लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंगदैर्घ्य प्रास की स्थित विकिरणों की मात्रा जो है उसे अपने किस नाम से जाना जाएगा? स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व के नाम से जाना जाएगा। यानी जो दोनों ऊर्जा घनत्व के फॉर्मूले अपने पास में है उन फॉर्मूलों में किसका फर्क आता है? उनमें फर्क आता है तरंगदैर्घ्य प्रास का। अगर आपको स्पेक्ट्रमी नाम के साथ में दिया जाए तब आपको क्या कर देना है? स्पेक्ट्रमी नाम से दिए जाने पर आपको लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा स्पेशल जो आपकी तरंगदैर्घ्य प्रास है उसको उसके अंदर लिख देना है। नेक्स्ट अपने इसके अंदर देखते हैं ऊर्जा घनत्व। अपना ऊर्जा घनत्व क्या होता है? जो लास्ट परिभाषा आपकी दी गई है वो आती है ऊर्जा घनत्व की। देखिए इसमें ऊर्जा घनत्व, ये ऊर्जा घनत्व नहीं, ऊर्जा फ्लक्स इसको कैपिटल ई से अपने लिख देंगे। ऊर्जा फ्लक्स, जैसे अपने फ्लक्स की परिभाषा लिखते हैं उसी प्रकार से आप लोगों को लिख देना है कि किसी एकांक क्षेत्रफल को प्रति सेकंड, किसी एकांक क्षेत्रफल को प्रति सेकंड ये भी लिखना है आपको अभिलंबवत। किसी एकांक क्षेत्रफल को प्रति सेकंड अभिलंबवत पार करने वाली कुल विकिरणों को, अभिलंबवत पार करने वाली कुल विकिरणों को अपने क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व कहते हैं। हमने क्या कहते हैं? इसे ऊर्जा घनत्व कहते हैं। और अगर अपने ये मान करके चले, इसका एक तो मात्रक याद रखना, जूल प्रति वर्ग प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अपने इसका जब मात्रक लिखेंगे तो वो आ जाएगा जूल, इस प्रकार से ये क्या आ जाएगा? इसका मात्रक आ जाएगा। ठीक है, और इसका प्रतीक जो आएगा वो क्या आएगा? कैपिटल ई आएगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका प्रतीक जो अपने लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? कैपिटल ई लिखेंगे। ठीक है, अपने मान लेते हैं कि प्रकाश का वेग जो है वो क्या है? स्मॉल सी है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक है, तो सी लंबाई वाले सेकंड को प्रति सेकंड जो पार करने वाली जो फ्लक्स होगी उसका मान कितना आएगा? उसका मान आएगा सी यू के बराबर। ठीक है, अपने सी लंबाई का अपने क्या कर रहे हैं? एक सिलेंडर ले रहे हैं और इस सी लंबाई के सिलेंडर को एक सेकंड के अंदर जो अपने पार की जा रही ऊर्जा उसकी जो मान आएगा वो किसके बराबर आएगा? कैपिटल ई के बराबर आएगा। यहाँ आपने और क्या माना है? यहाँ आपने माना है कि जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कितना है? इसका एकांक है। ठीक है, और अपने इसकी अगर बात कर ली जाए मात्रक की, तो मात्रक ये तो आप लोग सीधा देख सकते हो। अपने एक तो देख रहे हैं एकांक क्षेत्रफल को प्रति सेकंड पार करने वाली, तो एकांक क्षेत्रफल जब भी आप लोग फ्लक्स लिखते हो तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो
एस लिखा जाता है वो कहाँ लिखा जाता है, और उसके अलावा प्रति सेकंड की बात कर रहा है तब अपने इसे क्या लिखा है, सेकंड इनवर्स लिखा है, ठीक है। और जूल जो है वो क्या है, ऊर्जा का मात्रक है। तो अपने इसे क्या लिख दिया है, अपने इसे लिख दिया है जूल मीटर -2 और s की पावर -1, और u जो है वो यहाँ पर क्या है, ऊर्जा घनत्व है। यहाँ अपने ये भी मान रहे हैं कि तरंगों का तरंगागर जो है वो क्या है, बेलन के अनुप्रस्थ काट के समांतर है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला अपने व्युत्पन्न किया है इसके अंदर ये माना है कि जो अपना तरंगागर गति कर रहा है वो किसी बेलन के अनुप्रस्थ काट जो है उसके समांतर क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। और अगर अपने ये मान करके चलते कि विकिरणें जो है वो किस प्रकार की होती, विसरित होती, और उसमें अगर अपने बेलन को पार करने वाले ऊर्जा फ्लक्स की बात करते तो अपने क्या लिखते, अपने लिखते ई विसरित cu/4, ठीक है। अगर ऊर्जा फ्लक्स जो है वो किस प्रकार का होता, आपका विसरित होता, तरंगागर जो है उसे बेलन को किस प्रकार से पार करता, अगर विसरित रूप से पार करता तो उसमें अपने क्या लिखते, cu/4। और अगर अपने ये मान करके चलते कि किसी एक विशेष तरंग दैर्ध्य के लिए ऊर्जा फ्लक्स का मान लिखना होता तो अपने लिखते ई लैम्डा इक्वल cu/4। ये तो अपने किसी विशेष तरंग दैर्ध्य के लिए, ये अपना विसरित विकिरणों के लिए, और ये अपने उसमें जब तरंगागर जो है वो बेलन के अनुप्रस्थ काट जो है उसे समांतर रूप से क्या कर रहा है, काट रहा है। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको यहाँ पर याद रखने। ये फॉर्मूला विसरित के लिए है, विसरित के लिए याद रखना है बस फॉर्मूले को, और कुछ नहीं है, व्युत्पन्न वगैरह नहीं करना है, ये बस याद रखना है। विसरित के लिए फॉर्मूला cu/4 है, और ये फॉर्मूला अपने क्या है, E = cu है, ठीक है। यहाँ u जो है वो आपको क्या दिया गया है, u आपको ऊर्जा घनत्व दिया गया है, ऊर्जा घनत्व दिया गया एकांक आयतन के लिए। देखिए ऊर्जा घनत्व जो अपने लिखा है इसका क्या मतलब है, ऊर्जा घनत्व का मतलब अपने देखा था एकांक आयतन के अंदर जो ऊर्जा है उसकी अपने बात कर रहे थे, एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा है। और अब अपने पास में जो आयतन है उसकी जगह अपने c को लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि c जो है वो क्या है, उस बेलन की लंबाई है, c बेलन की लंबाई है, और इस बेलन के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, अपने पास में जो बेलन है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक ले रखा है। बेलन जो है उस बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अपने कितना ले रखा है, एकांक ले रखा है, और उस बेलन की लंबाई अपने कितनी ले रखी है, c ले रखी है, कितनी ले रखी है, c ले रखी है। तो अगर अपने उसका आयतन ज्ञात किया जाएगा तो अपने उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को, उसकी जो लंबाई है, उसकी जो ऊंचाई है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो एकांक और लंबाई कितनी है, c है, तो उसका आयतन ज्ञात किया जाएगा तो वो सिर्फ c आएगा। एकांक आयतन में विद्यमान ऊर्जा का मान कितना होता है, ऊर्जा घनत्व के बराबर होता है, और ऊर्जा घनत्व का मान अपने कितना ले रखा है, u ले रखा है। तो कुल ऊर्जा जो अपनी ऊर्जा फ्लक्स के बराबर आ रही है उसका मान अगर आपको ज्ञात करना हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, c को u से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और e जो अपना है वो किसके बराबर आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा cu के, ठीक है। और अगर विसरित विकिरणों के लिए आपको बोला जाए तो उसमें जो फॉर्मूला आएगा वो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, वो फॉर्मूला आएगा cu/4। और अगर किसी विशेष प्रकार की तरंग दैर्ध्य के लिए आपको बोला जाए कि तरंग दैर्ध्य जो है वो क्या है, एक विशेष प्रकार की तरंग दैर्ध्य, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा E लैम्डा, और यहाँ क्या लिख दोगे आप लोग, u लैम्डा लिख दोगे, यानी आपका आ जाएगा E लैम्डा इक्वल cu/4। अपने आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विकिरण दाब। अपना नया टॉपिक शुरू हो रहा है इन परिभाषाओं के बाद में, वो अपना टॉपिक है विकिरण दाब। विकिरण दाब अपने 3 प्रकार से ज्ञात करेंगे। एक तो अपने ज्ञात करेंगे अभिलंबवत जब विकिरणें आपतित हो रही हो उस समय, एक अपने ज्ञात करेंगे जब तिर्यक रूप से विकिरणें आपतित हो रही हो, और तीसरा अपने ज्ञात करेंगे जब विकिरणें जो है वो विसरित रूप में क्या हो रही हो, आपतित हो रही है। तो अपना नया टॉपिक है विकिरण दाब। विकिरण दाब। देखिए विकिरण दाब का अपने इसके अंदर क्या मतलब है, तो आप लोग ये तो जानते हो कि उसमें विकिरण जो है वो किस प्रकार की होती है। उसमें विकिरण जो है वो जो अपने विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है उनकी तरह व्यवहार करती है, यानी अपने पास में जो उसमें विकिरण है वो किसकी तरह व्यवहार करती है, विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की तरह व्यवहार करती है। क्यों करती है, ये अपने चैप्टर के शुरुआत में पढ़ चुके हैं कि जिस प्रकार से विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात में संचरित हो सकती है, उसी प्रकार से उसमें विकिरणें भी कहाँ संचरित हो सकती है, निर्वात में संचरित हो सकती है, ठीक है। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहाँ संचरित हो सकती है, निर्वात में हो सकती है, उसी प्रकार से उसमें विकिरणें भी हो सकती है। दूसरा, इनका वेग किसके बराबर था, प्रकाश के वेग के बराबर था,
और ये वेग इनके लिए भी प्राप्त हो सकता है। और व्युत्क्रम वर्ग के नियम की अगर बात की जाए तो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन ये भी करती है। इसके अलावा एक दो बातें अपने और भी पढ़ी थी, जैसे कुछ नियमों की अपने बात कर रहे थे, तो वो जो नियम है उनका पालन, जैसे प्रावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, उन सभी का पालन विद्युत चुम्बकीय तरंगें करती है। और उन सभी का पालन जो है अपने पास में जो ऊष्मीय विकिरण है ये भी क्या कर सकती है, उनका पालन कर सकती है। और जो स्पेक्ट्रम वगैरह है वो भी अपने क्या कर सकते हैं, क्वार्टर प्रिज्म की सहायता से इसका प्राप्त कर सकते हैं, जिससे अपने पता चला था कि ऊष्मीय विकिरण जो है उन्हें अपने मान सकते हैं विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के समान। हालांकि कुछ एक अंतर भी होते हैं इनके तरंग दैर्ध्य वगैरह में, परंतु ये इनमें क्या थी, समानता थी। तो अपने आप सभी जानते हो कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें जब भी संचरित होती है तो उनके साथ साथ संवेग और ऊर्जा का भी क्या होता है, स्थानांतरण होता है। यानी जब भी अपने ऊष्मीय विकिरण संचरित होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो उन विद्युत चुम्बकीय तरंगों के साथ में क्या होता है, ऊर्जा और संवेग दोनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के साथ में ऊर्जा और संवेग जो है इन दोनों का भी क्या होता है, साथ के साथ संचरण होता है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है इनके साथ साथ ऊर्जा और संवेग दोनों क्या होते हैं, संचरित होते हैं। और जब ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण यानी जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें जिनके साथ में संवेग और ऊर्जा गतिशील है, ये जब विद्युत चुम्बकीय तरंगें किसी पृष्ठ पर आपतित होती है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें जब कहाँ आपतित होती है, किसी पृष्ठ पर आपतित होती है। और पृष्ठ पर जब ये आपतित होती है तो तरंग जो है उस तरंग के अवशोषण या परावर्तन से, यानी ये जो अपनी तरंग है ये किसी पृष्ठ पर आपतित हुई और इस पृष्ठ पर आपतित होने से अवशोषण या परावर्तन से, अवशोषण या परावर्तन से तरंग जो है इसके संवेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तरंग के संवेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और संवेग में परिवर्तन होने से पृष्ठ पर क्या लगता है, दाब लगता है। संवेग में परिवर्तन होने से पृष्ठ पर क्या लगता है, दाब लगता है। ठीक है, और इसी दाब को अपने किस नाम से जाना जाता है, इसी दाब को अपने जाना जाता है विकिरण दाब के नाम से। ठीक है, इस दाब को अपने किस नाम से जानते हैं, विकिरण दाब के नाम से जानते हैं। यहाँ जो दाब लग रहा है इसी को अपने क्या कहते हैं, विकिरण दाब कहते हैं। ठीक है, तो एक तो आपको ये इसके अंदर ध्यान रखना है कि जो अपने पास में ऊष्मीय विकिरण है ये किसकी तरह व्यवहार करती है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरह व्यवहार करती है। और विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती है उसके बारे में आप सभी जानते हो कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें जब भी गति करती है तो उनके साथ साथ उनका संवेग और उनकी ऊर्जा भी क्या करती है, गति करती है। और वो तरंगें जब भी किसी पृष्ठ पर आपतित होती है, जब भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें किसी पृष्ठ पर आपतित होगी तो उनके आपतन के कारण जो पृष्ठ है वो उनको या तो अवशोषित कर लेगा या पृष्ठ से वो क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो अवशोषण और परावर्तन, अवशोषण और परावर्तन के कारण वो जो अपने पास में तरंगें हैं उनके संवेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, संवेग में परिवर्तन होने के कारण वहाँ पर क्या लगता है, दाब लगता है। संवेग में परिवर्तन होने के कारण उस जगह क्या लगता है, दाब लगता है। और इस दाब को किस नाम से जाना जाता है, इस दाब को जाना जाता है विकिरण दाब के नाम से। ये बात आप सभी जानते हो कि संवेग में परिवर्तन जो है उसकी वजह से क्या लगता है, दाब लगता है। क्योंकि ये आप लोग अच्छे से जानते हो कि जो संवेग में परिवर्तन की दर है उसे अपने क्या कहते हैं, बल कहते हैं। और एकांक क्षेत्रफल के लिए अपने पास में जो बल होता है वो किसके बराबर होता है, दाब के बराबर होता है। P = F/A लिखते हैं और F = अपने क्या लिखते हैं, dP/dt लिखते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो अपनी क्या कहलाती है, बल कहलाती है। और एकांक क्षेत्रफल के लिए जब बल की बात की जाती है तो वो किसके बराबर आता है, दाब के बराबर आता है। वहाँ से अपने देख सकते हैं कि जो संवेग में परिवर्तन होता है वो उस वजह से पृष्ठ जो है उस पर क्या लगता है, दाब लगता है। और इसी दाब को अपने किस नाम से जाना जाता है, विकिरण दाब के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ से इसकी संभावना तो कम है कि आप लोगों से पूछा जाए विकिरण दाब क्या होता है, परंतु विकिरण दाब जो है इसका क्वांटम थ्योरी के आधार पर अपने 3 परिस्थितियों में अध्ययन करते हैं। एक तो लंबवत आपतन की बात करेंगे, तिर्यक आपतन की बात करेंगे और विसरित आपतन की बात करेंगे। और ये जो अपने तीनों प्रकार की बात यहाँ करने वाले हैं, एक तो अपने लंबवत आपतन की बात करेंगे, ठीक है, लंबवत आपतन की, एक तिर्यक आपतन की और एक विसरित आपतन की। एक तो लंबवत आपतन की, एक तिर्यक आपतन की और एक विसरित आपतन की बात अपने यहाँ करेंगे। और इन तीनों में से किसी एक को आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, लंबवत आपतन, तिर्यक आपतन और विसरित आपतन। और इसके साथ में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि विकिरण दाब किसे कहते हैं। विकिरण दाब को परिभाषित करते हुए लंबवत आपतन या तिर्यक आपतन या विसरित आपतन का वर्णन कीजिए। तो उसमें आपने क्या करना होगा, आपको विकिरण के अंदर जो विकिरण दाब
है, इसकी परिभाषा को आपको याद रखना है। ठीक है, विकिरण दाब की परिभाषा बिल्कुल सिंपल है। आप लोग क्या बताओगे, आप बताओगे कि जब भी उसमें विकिरण संचरित होती है तो उनके साथ ऊर्जा संवेग गति करेंगे, और जब परस्पर आपतित होगी संवेग में परिवर्तन होगा, जिससे क्या लगेगा, दाब लगेगा। ठीक है।